वेलकम दोस्तों। प्रत्यावर्ती धारा और बहुकुला प्रणाली यानी अल्टरनेटिंग करंट एंड पॉलीफेज सिस्टम आज का इस वीडियो का टॉपिक है। तो इसके पहले इसको स्टार्ट करने के पहले मैं ये बोलना चाहूँगा सभी स्टूडेंट से, क्योंकि ये बेसिक पोर्शन होता है, ये बेसिक चैप्टर है और इसमें एक एक चीज़, एक एक कंटेंट को याद रखना और एक एक कंटेंट को समझना बहुत आवश्यक है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि ये बेसिक इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है और इसके एक एक कंटेंट जो है मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, ताकि आपको इलेक्ट्रिकल की एक एक क्वेश्चन और एक एक टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आज का टॉपिक है एसी एंड पॉलीफेज सिस्टम। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वीडियो को, तो देखेंगे सबसे पहले एसी अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है। तो हम सबसे पहले इस वीडियो में एसी के मान को समझेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है एसी जो अल्टरनेटिंग करंट है, पहली बात तो ये है इसका जो मान है और प्लस धारा का प्रवाह और प्रवाह की जो दिशा है, ये दिशा दोनों एक निश्चित दर पर परिवर्तित होती रहती है। अर्थात क्या होगा, वह विद्युत धारा जिसका मान एवं प्रवाह दिशा एक निश्चित दर पर परिवर्तित होते रहती है, तो उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे, एसी कहेंगे, अल्टरनेटिंग करंट कहेंगे। और हमारे देश में प्रायः एसी करंट उत्पन्न करने की सामान्य जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। तो हमारे घर में जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है और पैदा हो रही है हमारे देश में और हमारे घरों तक जो आ रही है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। तो यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट को सीधे शब्दों में हम समझेंगे जिस ऐसा विद्युत धारा का मान जिसकी दिशा और दर है ना परिवर्तित होते रहे। तो दोनों परिवर्तित कैसे हों, तो जिसका परिमाण और दिशा, जिसका परिमाण प्लस दिशा दोनों समय के साथ परिवर्तित हो, दोनों समय के साथ परिवर्तित हो, तो ये क्या कहलाएगा, प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट कहलाएगा। इसका जो परिमाण होता है एम्पलीट्यूड और इसकी जो दिशा है, ये दोनों टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होते रहती है, वही अल्टरनेटिंग करंट अर्थात प्रत्यावर्ती धारा या एसी कहलाती है। और हमारे देश में एसी की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। तो आइए हम इस डायग्राम से इसको समझेंगे। तो दोस्तों हम इस डायग्राम से समझेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट किस नेचर की होती है। तो सबसे पहले तो ये 0 डिग्री हो जाएगा, उसके बाद ये हो गया 90 डिग्री और ये हो जाएगा 180 डिग्री और ये 270 और यहीं पर आके हो जाएगा 360 डिग्री। तो ये 90, 180, ये 270 और ये 360 और 0 डिग्री यहीं पर स्टार्ट होगी। तो अब ये एक साइकिल है और इस साइकिल में हम देखेंगे अब एंगल के हिसाब से। तो सबसे पहले तो 30 का एंगल जब निकालेंगे तो ये 30 का एंगल बनेगा, ये कितने का एंगल हो गया, 30 का। दूसरा 60 का, तीसरा जो है ये 90 डिग्री में है तो ये क्या कितने का हो जाएगा, 90 का हो जाएगा। वैसे ऐसे भी इस साइड ही हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री का हो जाएगा। और इसके बाद इसको सीधे स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो ये 270 हो जाएगा, ये 270 डिग्री हो गया और ये 360 डिग्री हो गया। तो अब इस डायग्राम में हम कैसा समझेंगे, यहाँ पर यदि ये 30 का साइकिल चलता है तो 30 के साइकिल का जो वेव फॉर्म होगी ये 30 में होगी। उसके बाद ये दूसरा हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 का और ये टोटल हो जाएगा 90 का। तो यहाँ से जब 60 डिग्री चलेगी साइकिल तो ये 60 डिग्री का वेव फॉर्म क्रिएट होगा और ये 90 डिग्री का वेव फॉर्म क्रिएट होगा। तो इस तरीके से जैसी यदि कोई साइन वेव 30 डिग्री चलेगी तो 30 का एंगल बनेगा, 60 डिग्री चली थोड़ा आगे तो 60 डिग्री बनेगा और थोड़ा सा आगे 90 डिग्री यदि चलती है तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इस तरीके से ये जो पॉइंट होंगे, ये जो पॉइंट है, ये इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा कि यहाँ से वेव फॉर्म शिफ्ट हो जाएगी। इसे समझने का और अच्छा तरीका है कि ये स्ट्रेट लाइन है, मैंने लाइन सीधे ड्रॉ कर दी। उसके बाद 30 डिग्री का जो एंगल बनेगा और यहाँ की जो वेव फॉर्म बनेगी ये सीधी जाएगी, वैसे 60 डिग्री की जाएगी सीधे 60 डिग्री में। उसके बाद वैसे ही 90 डिग्री के जो वेव फॉर्म जाएगी सीधे 90 डिग्री में। इस तरीके से ये भी जो वेव फॉर्म है, इस वेव फॉर्म को हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। फिर ये ऐसी जाएगी 1, ठीक है, और ये 180 की जो वेव फॉर्म है ये सीधी जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से देखो साइन वेव जो बनेगी ऐसा डेस डेस होती हुए और ये इस टाइप से बनेगी, मतलब ये 30 का एंगल, ठीक है। तो ये 30 और उसके बाद
उसके बाद ये जो है 90 और 90 के आगे वाला जो वेव फॉर्म है, तो इस बिंदु पर और ये दूसरे पॉइंट पर और इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, हमें ये इंस्टेंटेनियस मान प्राप्त हो रहे हैं। और जब इंस्टेंटेनियस मान प्राप्त हो रहे हैं और जब हम इसे ड्रॉ करेंगे तो ड्रॉ करने के बाद ये एक तरीके का वेव शेप क्रिएट हो जाएगा। ये साइन वेव क्रिएट होगा और ये साइन वेव के कारण ही हमें साइनोसॉइडल वेव फॉर्म मिलेगी। तो ये हो गया पॉजिटिव साइन का हो जाएगा। और उसके बाद ऐसे ही निगेटिव का भी बनेगा, तो निगेटिव जो साइन का बनेगा वो भी वैसे ही बनेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से बनेगा। तो ऐसा ही वेव शेप निगेटिव साइन का भी बनेगा। तो ये हो गया आपका 90 डिग्री का हो गया, ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री का और ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री का। वैसे ही ये भी 60 और ये 30 डिग्री का। तो इस तरीके से ये दोनों जो लाइन हो जाएगी ड्रॉ करेंगे तो इक्वल हो जाएगी और ये वाली लाइन इक्वल हो जाएगी। और इसके बाद ये जो है 270 वाली वेव शेप, ये 270 वाली वेव शेप 90 डिग्री पर आके रुकेगी। उसके बाद ये 240 और 300, ये 240 है इस पॉइंट पर और यहाँ पर एंगल कितने का बनेगा, 300 का एंगल बनेगा। तो 240 और 300 का जो एंगल होगा ये सेम होगा दोनों के बीच में। ठीक है, और वैसे ही ये 210 और इसके बीच का जो एंगल बनेगा ये 30 डिग्री का बनेगा। तो इस पॉइंट पर 90 डिग्री का बनेगा, इस पॉइंट पर 60 डिग्री का बनेगा और इस पॉइंट पर 30 डिग्री का बनेगा। इस तरीके से हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं। और एसी वेव नेचर जो है ये मान जो कहलाते हैं ये इंस्टेंटेनियस मान कहलाते हैं, इसे हम इंस्टेंटेनियस मान कहते हैं। तो दोस्तों ये वाला जो एम्पलीट्यूड है ये एम्पलीट्यूड करेंट, तो ये पॉजिटिव एम हो जाएगा इसका एम्पलीट्यूड और निगेटिव एम्पलीट्यूड हो जाएगा और ये पॉजिटिव एम्पलीट्यूड होगा। तो इसे हम पॉजिटिव एम्पलीट्यूड से शो करेंगे। तो ठीक है, इस तरीके से ये जो करंट का ये जो मैक्सिमम करंट होगी यहाँ पर जब हम वेव शेप देखेंगे तो ये IM होगी। कहने का मतलब ये है इस सर्किट में ये जो मान होगा ये पॉजिटिव साइन का मैक्सिमम मान होगा, मैक्सिमम करंट IM, और ये निगेटिव साइन का मैक्सिमम करंट होगा IM। इस तरीके से हम इसे शो कर सकते हैं। हाफ पाई ये 2 पाई हो जाएगा, इस तरीके से शो किया जाता है। ये 0 पॉइंट होगा और 0 से ये मैक्सिमम करंट हाफ साइकिल की और निगेटिव करंट हाफ साइकिल की। इस तरीके से टोटल 1 साइकिल कंप्लीट होता है, टोटल 1 साइकिल कंप्लीट होता है। इस तरीके से हम AC करंट को समझ सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम DC डायरेक्ट करंट। और डायरेक्ट करंट की परिभाषा क्या होगी, इसका जो मान है वो समय के साथ चेंज नहीं होता, अर्थात इसका जो एम्पलीट्यूड है, इसका जो एम्पलीट्यूड प्लस परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ परिवर्तित नहीं होते। ये दोनों क्या होते हैं, समय के साथ परिवर्तित नहीं होते, नो चेंज, समय के साथ परिवर्तित नहीं होते। तो ये क्या कहलाएगा, डायरेक्ट करंट कहलाएगी। तो इसको हम डायरेक्ट करंट कहेंगे जिसका मान, जिसके परिमाण समय के साथ परिवर्तन नहीं होते। यदि इसे हम डायग्राम से समझें तो कैसे समझेंगे, ये आपकी वेव शेप हो गई और वेव शेप में ये जो है, ये जो करंट की जो वेव शेप है ये सीधे स्ट्रेट लाइन चलेगी। ये इसका जो एम्पलीट्यूड है ये स्ट्रेट लाइन चलेगा। तो ये टाइम के रिस्पेक्ट में हो गया और ये करंट हो गई। तो ये करंट जो है टाइम के रिस्पेक्ट में ये जो लाइन होगी ये DC की, ये किसकी होगी, DC की होगी और ये DC की लाइन स्ट्रेट लाइन होगी। मतलब इसका परिमाण और दिशा दोनों समान है, एक समान है परिमाण और दिशा। तो ये जो DC करंट है इसका मान, इसका परिमाण और दिशा दोनों समान होने के कारण, एक ही दिशा में होने के कारण, नियत होने के कारण डायरेक्ट करंट हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है। मतलब हर पॉइंट पर समान आपको मिलेगा, इस पॉइंट पर भी समान मिलेगा, इस पॉइंट पर भी समान मिलेगा और इस पॉइंट पर भी समान मिलेगा। इस तरीके से इसे हम डायग्राम से एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों का मैग्नीट्यूड जो है टाइम के रिस्पेक्ट में इक्वल मिलेगा। क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा। इसके बाद आइए देखते हैं हम फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ेंगे। फ्रीक्वेंसी का मतलब ही होता है आवृत्ति, और इसमें 1 सेकेंड में जितने चक्कर पूर्ण किए जाते हैं उनकी संख्या फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा में या किसी प्रत्यावर्ती राशि के द्वारा 1 सेकेंड में
पूर्ण किए गए चक्कर की जो संख्या होगी, 1 सेकेंड में पूर्ण किए गए चक्कर की जो संख्या होगी वही फ्रीक्वेंसी कहलाती है, इसे आवृत्ति कहते हैं। और इसका प्रतीक जो होता है वो एफ होता है, उसे एफ से शो किया जाता है और एफ इक्वल 1/t होता है। एफ इक्वल 1/t, इस फार्मूले से हम फ्रीक्वेंसी ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें जो एफ है ये फ्रीक्वेंसी है, टी को शो किया जाता है टाइम, मतलब समय अंतराल। तो ये जो समय अंतराल है, ये समय अंतराल किन किन के बीच में का है, ये सुरंग और गर्त के बीच का है। तो सुरंग और गर्त के बीच का ये समय अंतराल है। तो जब भी इस फार्मूले को आप लिखेंगे एफ इक्वल 1/t, तो इस फार्मूले से रिलेटेड आपको ये भी मिलेगा ओमेगा इक्वल 2πf। तो ओमेगा जो है एंगुलर वेलोसिटी है, तो जिस एंगुलर जो वेलोसिटी है उसका जो मान होता है उसमें ओमेगा इक्वल 2πf होता है। उसके बाद यदि f का मान जब आप इसमें पुट करेंगे तो f का मान रखने पर एक और फार्मूला क्रिएट होगा और f इक्वल ओमेगा/2π कहलाएगा, क्योंकि हमने क्या किया यहाँ पर ओमेगा का मान रख दिए। ठीक है, तो उसके बाद हमने जब इस मान को पुट किए ओमेगा के मान को, तो ये जो फार्मूला बन के निकला f इक्वल ओमेगा/2π निकला। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन दिए हैं और क्वेश्चन जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन इस जो फार्मूला है इस फार्मूले से क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व किए जाते हैं। तो f इक्वल ओमेगा/2π हो गया। तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी की जो इकाई होगी वो क्या हो जाएगी, साइकिल पर सेकेंड। या तो आप इसे साइकिल पर सेकेंड कह सकते हैं या इसे हर्ट्स कह सकते हैं, और हर्ट्स को hz से शो किया जाता है। तो f का जो फार्मूला है, फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला है वो np/120 होता है। तो n और p क्या है यहाँ पर ये भी देखेंगे हम। n क्या है, n है कुंडली के घूमने की गति पर मिनट, मतलब rpm रोटेशनल पर मिनट, कुंडली के घूमने की गति है। और p क्या है, नंबर ऑफ पोल्स, पोल की संख्या। तो f इक्वल हमने क्या निकाले यहाँ पर, क्योंकि f इक्वल बना, f इक्वल हो गया आपका 120। ठीक है, तो यहाँ पर जब इस फार्मूले से हम पुट करेंगे मान, तो इसका जो फार्मूला बनेगा ये फार्मूला है आपका f इक्वल np/120। तो np/120 बनेगा, तो इसमें एक ऐसी समीकरण का एक फार्मूला और बनता है और ये फार्मूला है I इक्वल I0 साइन ओमेगा टी। तो इस फार्मूले से भी हम AC का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें ओमेगा का यदि मान निकालना है इस फार्मूले से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हम देखेंगे इसके बाद तात्कालिक मान, और तात्कालिक मान जिसे हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहते हैं। और इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो इसे साइन वेव से हम समझते हैं। ये साइन वेव है और यदि इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, ऐसे किसी भी पॉइंट पर हमें मान निकालना है तो ये होता है इंस्टेंटेनियस मान, इसे ही हम इंस्टेंटेनियस मान कहते हैं। तो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा या वोल्टेज का किसी भी पल पर उसका मान जो कहलाता है वो तात्कालिक मान कहलाता है। मतलब किसी भी पल पर, मतलब किसी भी समय पर, इस टाइम पीरियड पर या इस टाइम ड्यूरेशन पर, तो किसी भी पॉइंट पर हम यदि मान निकालेंगे तो वो इंस्टेंटेनियस मान या तात्कालिक मान कहलाएगा। आगे देखते हैं हम शिखर मान। अब शिखर मान यदि हम समझे तो शिखर मान को हम समझेंगे इस वेव शेप के द्वारा। ये आपकी साइन वेव हो गई और इस साइन वेव में ये जो मैक्सिमम मान है, मतलब कि ये समझो कि ये टाइम के रिस्पेक्ट में है और ये वोल्टेज है, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में ये जो मान होगा ये मैक्सिमम मान होगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव साइन का होगा, पॉजिटिव साइन वेव का होगा, और ये नीचे वाला जो मान है ये निगेटिव साइन वेव का होगा। तो ये जो मान है यही शिखर मान कहलाता है या पीक मान कहलाता है। ठीक है, तो इसमें निगेटिव वीएम बोलेंगे, माइनस वीएम होगा और ये प्लस वीएम होगा, दोनों में इतना ही अंतर होगा। यदि हम इसको डेफिनेशन की दृष्टि से देखें तो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का जो पॉजिटिव और नेगेटिव दिशा में जो मैक्सिमम मान होगा, वही पॉजिटिव या नेगेटिव दिशा में जो मैक्सिमम मान होगा वही शिखर मान कहलाता है। इसे पीक वैल्यू भी कहते हैं और इसे वीएम मैक्सिमम भी कहते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का अर्थात माइनस, ये प्लस हो गया वीएम या माइनस वीएम, तो ये निगेटिव साइन का हो जाएगा और ये पॉजिटिव साइन का मैक्सिमम मान हो जाएगा। इसे ही पीक वैल्यू या शिखर मान कहेंगे हम। आगे देखते हैं, तो रूट मीन स्क्वायर में क्या होता है, आरएमएस मान जिसे कहते हैं, आरएमएस मान
या इसे वर्ग माध्य मूल मान भी कहते हैं या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू भी बोलते हैं। तो इसको यदि समझना है तो इसका सबसे अच्छा फंडा है कि जितने समय में दिए गए समय के अनुसार या जितने समय में ऊष्मा उत्पन्न करेगा एसी, और उतने ही समय में यदि डीसी भी वही उतनी ऊष्मा उत्पन्न करता है, तो ये दोनों का क्या मान क्या हो जाएगा, ये वर्ग माध्य मूल मान या रूट मीन स्क्वायर हो जाएगा। अर्थात दिए गए समय में उतने ही ऊष्मा उत्पन्न करे एसी, और उतने ही समय में जितना दिया गया समय था और उतनी समय में डीसी भी उतने ही ऊष्मा उत्पन्न करे, तो दोनों का मान क्या कहलाएगा, वर्ग माध्य मूल मान कहलाएगा। इसे डेफिनेशन में हम देखेंगे तो कैसा लिखेंगे कि जो आरएमएस का या एसी मान है, दिए गए समय में उतनी ही ऊष्मा उत्पन्न करेगा या उतनी ही ऊष्मा उत्पन्न करता है जितने की उतने ही समय में डीसी उत्पन्न करता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, वर्ग माध्य मूल मान कहेंगे। आगे देखेंगे हम, यदि हम करंट का आरएमएस मान निकालते हैं तो करंट का जो आरएमएस मान होता है वो आरएमएस तो नीचे लिखना ही पड़ेगा, करंट का मान निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा 0.707 इंटू आई मैक्स। इसे आई एम या आई मैक्स लिख सकते हैं हम। तो ये जो फार्मूला बनेगा ये हमने करंट के लिए निकाले। एज अ सेम निकलेगा वोल्टेज के लिए, या वी आर एम एस भी लिख सकते हैं आप इसे, या ई आर एम एस भी लिख सकते हैं। तो इसका भी मान क्या हो जाएगा 0.707 वी मैक्स, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। या इसे यदि लिखना है तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये हो गया आपका करंट का और ये हो जाएगा आपका वोल्टेज का। तो ये करंट का आरएमएस मान और वोल्टेज का आरएमएस मान। या इसे ऐसा नहीं लिखना है तो ये 0.707 जो मान होता है, ये मान होता है कितना होता है 1/√2। तो 1/√2 का मान जो होता है 0.707 होता है। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। या तो इसको एक्सप्लेन करने का सही तरीका है आई आर एम एस इक्वल 1/2 आई मैक्स। ठीक है, इस तरीके से आप इसे शो कर सकते हैं। तो इस फार्मूले को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला आपको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बेस्ड पर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। क्योंकि आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिए रहते हैं एग्जाम ओरिएंटेड, और इन्हें सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो प्राय सभी भी जितने भी वैद्युतिक मापक यंत्र हैं एसी के, इनमें सब आरएमएस मान दर्शाते हैं। एसी का कोई भी, प्राय सभी वैद्युतिक मापक यंत्र एसी का आरएमएस मान ही दर्शाते हैं। इस बात को हमें नोट डाउन करना है। कृपया शॉर्ट नोट में इस फार्मूले को आप नोट डाउन कर लीजिए। आगे देखेंगे हम औसत मान, आई एवरेज। जो एवरेज मान होता है करंट का, यदि एवरेज मान हमें निकालना है तो हम करंट का एवरेज मान कैसे निकालेंगे, इसे हम समझेंगे। करंट का एवरेज मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो औसत मान होता क्या है हम ये पढ़ेंगे। तो औसत मान क्या होता है, यदि कोई एक वेव फॉर्म है, ये वेव फॉर्म है पॉजिटिव और निगेटिव की। अब यहाँ पर ये करंट की वेव फॉर्म है, ये टी लिख दिया हमने और ये आई लिख दिया है। तो इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर हमने इस तरीके से ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दिए, और हमने इसे शो कर दिया। ये जो फर्स्ट वाला है इसे हम I1 शो कर दिए, ठीक है। सेकेंड को I2 शो कर दिए, थर्ड को I3 शो कर दिया हमने, और फोर्थ को I4 हमने शो कर दिया। तो इस तरीके से आई एवरेज मान क्या निकल जाएगा, तो आई एवरेज मान निकलेगा आई एवरेज बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, इस तरीके से अप टू लास्ट तक IN तक निकलेगा। तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, और फिर इसके अपान में क्या हो जाएगा, टोटल N हो जाएगा। तो ये एक फार्मूला बन गया आई एवरेज निकालने का। मतलब करंट का एवरेज मान निकालना है करंट की वेव शेप का, तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे एसी कोई सर्किट में निश्चित समय में एसी जितने चार्ज ट्रांसफ़र करे उतना ही चार्ज समान समय में यदि डीसी ट्रांसफ़र करे तो वो क्या कहलाएगा, एवरेज मान कहलाएगा। और आई एवरेज का मान जो होता है ये होता है आई एवरेज का मान 0.637 आई मैक्स। इसे भी याद रखना है इस मान को, क्योंकि ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप साइनोसॉइडल वेव फॉर्म का एवरेज मान निकालने के लिए कहा जाता है। और तात्कालिक मान जब आप निकालेंगे इसका, तो उसका औसत मान भी निकालना पड़ेगा आपको। जब औसत मान निकालेंगे तो इसमें इस फार्मूला का यूज़ किया
जाना अति आवश्यक है। तो क्या होगा इसमें, एक सिमेट्रिकल वेव होता है और दूसरी अनसिमेट्रिकल वेव होती है। तो सिमेट्रिकल जो वेव होती है उसकी पॉजिटिव हाफ साइकिल और निगेटिव हाफ साइकिल जो होती है वो इक्वल होती है, और दूसरा जो अनसिमेट्रिकल वेव शेप होती है उसकी पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या होगी, बड़ी होगी, तो निगेटिव हाफ साइकिल छोटी होगी। मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल और निगेटिव हाफ साइकिल जो है ये दोनों अलग अलग होंगे, ये दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। जैसे कि पॉजिटिव हाफ साइकिल यदि बड़ी होगी, इसका एम्पलीट्यूड बड़ा होगा, जैसे मैं आपको ग्राफ में रिप्रेजेंट करके बताऊं, तो ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है इसको मैंने बड़ा साइज बना दिया, ये इतने, और जो निगेटिव हाफ साइकिल है ये छोटा है इससे, मतलब इसका जो एम्पलीट्यूड है ये वी मैक्सिमम ज़्यादा है और ये जो करंट का मान है ये निगेटिव में ये कम है। मतलब निगेटिव हाफ साइकिल का जो वेव फॉर्म है ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब ये माइनस वी मैक्सिमम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरीके से अनसिमेट्रिकल वेव शेप होता है। तो इसे हम पॉजिटिव साइकिल इज नॉट इक्वल टू निगेटिव हाफ साइकिल भी कहते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे यदि करंट का औसत मान निकालना है तो ये हो जाएगा आई एवरेज बराबर 0.637 आई मैक्स, और वोल्टेज का आप एवरेज मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा वी एवरेज या आई एवरेज। ध्यान रहे यदि वी एवरेज लिखा है तो मान एक ही है, या आपका ई एवरेज लिखा हो तो भी बात एक ही है, दोनों का मतलब एक ही होता है। सभी दोस्तों, सभी लोगों को ध्यान देना है, सभी स्टूडेंट ध्यान दे, ठीक है। जो भी गणनाएं या कैलकुलेशन करते हैं सभी में औसत मान जो है, ठीक है, एसी का ही औसत मान प्रयोग किया जाता है, यह हमेशा याद रखना है आपको। इसके बाद देखते हैं हम शिखर मान या शिखर गुणांक या श्रृंग गुणांक, इसे पीक फैक्टर भी कहा जाता है या क्रिस्ट फैक्टर भी कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, प्रत्यावर्ती जो विद्युत धारा है उसका वोल्टेज का जो शिखर मान होता है और आरएमएस मान का अनुपात कहलाता है, ये क्रिस्ट फैक्टर या पीक फैक्टर कहलाता है। तो इसे हम क्रिस्ट फैक्टर भी कहते हैं या पीक फैक्टर भी कहते हैं। तो ये जो है ये शिखर गुणांक कहलाता है। तो हमेशा एसी में शिखर मान और आरएमएस मान का अनुपात पीक फैक्टर कहलाएगा। तो इसे हम कैसा लिखेंगे, न्यूमेरिकल पोर्शन में यदि लिखें हम इसे या फार्मूले के रूप में लिखें तो कैसा लिखेंगे, पीक फैक्टर बराबर, ये आपका पीक फैक्टर हो गया, तो इसे लिखेंगे हम आई मैक्स अपान आई आर एम एस, या हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं वी मैक्स अपान वी आर एम एस। तो इसका जो मान होगा, पीक फैक्टर का जो मान होगा ये होगा आपका 1.414। ध्यान रहे, बहुत बार एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है कि पीक फैक्टर का मान कितना होता है। तो पीक फैक्टर का मान होता है 1.414। कितना होगा, 1.414। इस फार्मूले को आप शॉर्ट नोट में राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे फॉर्म फैक्टर एफ एफ, इसे रूप फैक्टर भी कहा जाता है या फॉर्म फैक्टर एफ एफ भी कहा जाता है, इसे एफ एफ से शो किया जाता है। तो फॉर्म फैक्टर ये भी अनुपात में ही होगा। तो जो फॉर्म फैक्टर है एसी में, हमेशा याद रहे डीसी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर एसी फंडामेंटल की बात कर रहे हैं। तो एसी फंडामेंटल में जो उसका आरएमएस मान होता है और औसत मान, दोनों का अनुपात फॉर्म फैक्टर कहलाता है और इसे केएफ से शो किया जाता है। तो हमेशा इसका जब फार्मूला हम देखेंगे तो फार्मूला क्या बनेगा इसका, फॉर्म फैक्टर एफ एफ बराबर, हमने देखा सबसे पहले आरएमएस मान, तो आई करंट का आरएमएस मान होगा और दूसरा वोल्टेज का आरएमएस मान होगा। तो करंट का आरएमएस मान सबसे पहले देखते हैं, तो इसका फार्मूला क्या होगा, तो ये हमने लिख दिया फॉर्म फैक्टर। तो फॉर्म फैक्टर बराबर आई आरएमएस अपान आई एवरेज, तो ये करंट का फॉर्म फैक्टर हो गया। इसी तरीके से वोल्टेज का भी फॉर्म फैक्टर निकालेंगे। तो जब वोल्टेज का फॉर्म फैक्टर निकालेंगे तो वी आर एम एस अपान वी एवरेज, तो वी आर एम एस अपान वी एवरेज ये हो गया आपका वोल्टेज का फॉर्म फैक्टर। तो इस तरीके से यदि हम इसे रिप्रेजेंट करें फार्मूले से तो ये हो जाएगा करंट का आर एम एस मान, ठीक है, और उस अपान आई एवरेज, करंट का एवरेज मान। तो करंट का आरएमएस मान अपान करंट का एवरेज मान क्या कहलाएगा, फॉर्म फैक्टर कहलाएगा। वैसे ही वोल्टेज का आरएमएस मान अपान वोल्टेज का एवरेज मान क्या कहलाएगा, ये वोल्टेज का फॉर्म फैक्टर कहलाएगा। तो ये आपका वोल्टेज का फॉर्म फैक्टर हो गया।
अब हम करंट या वोल्टेज का जो फॉर्म फैक्टर होता है वो कितना होता है, तो वो होता है 1.11। ये ध्यान रहे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसे आपको याद रखना है या आपने अपनी शॉर्ट नोट में शॉर्ट तरीके से आप इसे याद करिए या आप अपनी शॉर्ट नोट में लिखिए, क्योंकि फॉर्म फैक्टर बहुत बार पूछा गया है और इसका मान होता है 1.11। तो यह वोल्टेज और धारा के लिए, मतलब वोल्टेज और करंट के लिए क्या होता है, इक्वल होता है, हमेशा समान होगा कि आई आर एम एस अपान आई एवरेज का मान जब आप निकालेंगे अपान करके फॉर्म फैक्टर का मान, तो भी 1.11 ही आएगा। और जब आप वोल्टेज का फॉर्म फैक्टर निकालेंगे वी आर एम एस अपान वी एवरेज, तो भी मान कितना निकलेगा, 1.11 ही निकलेगा। आगे देखेंगे, इस डायग्राम में हम देखेंगे, इस टेबल में देखेंगे, सबसे पहले तो ये जो वेव शेप है, ये जो वेव शेप है ये है साइनसोइडल वेव शेप। उसके बाद है ये हाफ वेव, और ये है फुल वेव, और ये रेक्टेंगुलर वेव, और ये ट्रायंगुलर वेव। तो इनके जो आरएमएस वैल्यू होंगे, ये आरएमएस वैल्यू हम सबसे पहले देखेंगे कि आरएमएस मान इनका क्या क्या होता है। तो आरएमएस मान जो हो जाएगा साइनसोइडल वेव शेप का, वो Im/√2 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से हाफ वेव का भी Im/2 होगा, √2 नहीं होगा, ठीक है। फुल वेव का कैसा होगा, एज अ सेम होगा Im/√2, क्योंकि साइनसोइडल वेव शेप और फुल वेव जो होती है ये दोनों सेम होती है। ये फुल वेव है FW, ठीक है, ये HW हाफ वेव, इस तरीके से शो किया जाता है। तो फुल वेव का भी मान Im/√2 हो गया। उसके बाद रेक्टेंगुलर वेव शेप जो है उसका मान Im ही होगा, ठीक है। उसके बाद जो ट्रायंगुलर वेव शेप होगा उसका आरएमएस मान कितना हो जाएगा, Im/√3। तो ध्यान रहे, ट्रायंगुलर वेव शेप और ट्रायंगुलर वेव शेप का मान आरएमएस मान और साइनसोइडल वेव शेप का आरएमएस मान, दोनों में अंतर क्या है, √3 का अंतर है। उसके बाद हम देखेंगे एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू सबसे पहले साइनसोइडल वेव शेप का देखेंगे तो 2Im/π होगा। इसमें पाई की वैल्यू हम रख सकते हैं, सभी स्टूडेंट ध्यान दें। उसके बाद हाफ वेव का Im/π हो जाएगा, क्योंकि हाफ वेव की बात की जा रही है इसलिए 2 हट जाएगा। फुल वेव सेम होगा किसकी तरीके से, जैसे साइनसोइडल वेव की जैसे। उसके बाद है रेक्टेंगुलर वेव शेप, ये Im होगा, और उसके बाद है आपका Im/2, ये ट्रायंगुलर वेव शेप की जैसे होगा। तो ट्रायंगुलर वेव शेप का जो एवरेज मान जो होगा वो कैसा होगा, Im/√2। वैसे ही यहाँ हम जब देखेंगे फॉर्म फैक्टर, तो फॉर्म फैक्टर तो इक्वल होगा, साइनसोइडल का 1.11 ही होगा, चाहे वोल्टेज हो चाहे करंट हो। वैसे ही उसका जो मान होगा हाफ वेव का 1.57 होगा, फुल वेव का सेम होगा, एज इट इज सेम, जैसे साइनसोइडल का जितना मान होगा 1.11, और रेक्टेंगुलर वेव शेप का मान हमेशा 1 होता है। ध्यान दीजिएगा कि फॉर्म फैक्टर का मान हमेशा 1 होगा, किसमें, रेक्टेंगुलर वेव शेप में या रेक्टेंगुलर फॉर्म में। उसके बाद है आपका, सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा मैं आपको, हमेशा मान चेंज होता है तो ट्रायंगुलर वेव शेप का होता है। किसका होता है, ट्रायंगुलर, क्योंकि ये जो मान है 1.16 ये ट्रायंगुलर वेव का है। उसके बाद देखेंगे हम पीक फैक्टर। पीक फैक्टर का मान हमेशा साइनसोइडल का मान कितना होगा, 1.141 ही होगा, और हाफ वेव का 2 होगा, हाफ वेव का। फुल वेव का ऐसा सेम होगा, जैसा जितना मान साइनसोइडल वेव शेप का है। उसके बाद है आपका रेक्टेंगुलर वेव का मान हमेशा 1 होगा, और ट्रायंगुलर वेव शेप का मान जो है वो हमेशा 1.73 होगा। तो ध्यान रहे, ट्रायंगुलर वेव शेप का जो मान है वो हमेशा चेंज होते जा रहा है। इसमें आरएमएस मान देखा हमने, एवरेज वैल्यू देखा, फॉर्म फैक्टर देखा और पीक फैक्टर, इन सभी के मान में ट्रायंगुलर वेव शेप हमेशा, ट्रायंगुलर वेव हमेशा चेंज हो रहा है। आगे देखेंगे इन फेस क्या होता है। पहले तो इन फेस क्या होता है ये देखेंगे, उसके बाद देखेंगे हम आउट ऑफ फेस। तो इन फेस में क्या होता है, यदि करंट की और वोल्टेज की जो वेव फॉर्म है ये दोनों सेम चले, इस डायग्राम में हम समझेंगे ये जो करंट की वेव फॉर्म है और उसी के ऊपर वोल्टेज की वेव फॉर्म चले दोनों, और दोनों सेम टाइम पर ज़ीरो और सेम टाइम पर मैक्सिमम हो, तो ये इन फेस कहलाएगा। कहने का मतलब ये है, जब दो प्रत्यावर्ती राशि जैसे विद्युत धारा हो या वोल्टेज हो दोनों के बीच में, तो ये साथ साथ बढ़ती और घटती है साथ साथ, या साथ साथ शिखर पर पहुंचेगी मतलब मैक्सिमम होगा, और साथ साथ डाउन होगा, तो दोनों का जो मान है ये इन फेज में होगा। अर्थात इनके बीच में जो योग होगा वो ज़ीरो होगा, जो एंगल होगा वो एंगुलर कितना होगा, ज़ीरो का एंगल होगा, और जब ज़ीरो का एंगल होगा तो ये इन फेज में होगा।
आगे देखेंगे आउट ऑफ फेस। आउट ऑफ फेस में क्या होगा कि दो प्रत्यावर्ती राशि जो है इनका एम्पलीट्यूड टाइम के रिस्पेक्ट में या तो घटे या तो बढ़े। तो जैसे इस डायग्राम में हम देखेंगे ये जो वेव शेप है और उसके बाद नीचे वाली जो वेव शेप है ये दोनों टाइम के रिस्पेक्ट में घटते बढ़ते जा रही है, मतलब कि इसका मैक्सिमम टाइम कुछ और है और इसका मैक्सिमम टाइम कुछ और है। तो ये जो है ये सिचुएशन आउट ऑफ फेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आउट ऑफ फेस, क्योंकि समय के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में ये अलग अलग एंगल शो कर रहे हैं। तो जब दो प्रत्यावर्ती राशियां साथ साथ बढ़ती या घटती हुई कुछ अंशों के अंतर पर अपने शिखर मान पर पहुंचती है तो वे आउट ऑफ फेस वाली राशियां कहलाती है। अगर इन दोनों की राशियों के बीच का अंतर 90 हो तो ये क्वाड्रेचर हो जाती है। ध्यान रहे, यदि वो 90 के एंगल में है तो क्वाड्रेचर होगी, 90 के एंगल में है तो क्वाड्रेचर, और 180 के फेस में है तो एंटी क्वाड्रेचर हो जाएगा, एंटी क्वाड्रेचर हो जाएगा। तो ये दो चीज़ हमें याद रखना है। अगर दोनों राशियों के बीच का जो अंतर है वो 90 हो तो क्वाड्रेचर होगा तथा 180 हो तो एंटी क्वाड्रेचर हो जाएगा। तो इन चीज़ों को भी हमें याद रखना है। इसके बाद देखेंगे दोस्तों अग्रगामी और पश्चिमगामी राशियाँ, लीडिंग एंड लैगिंग क्वांटिटी। तो अग्रगामी और पश्चिमगामी जो पावर फैक्टर की बात की जाती है, अक्सर सुने हैं। तो इसमें क्या होता है, पहले तो लीडिंग और लैगिंग या अग्रगामी या पश्चिमगामी क्या होता है। अग्रगामी का मतलब होता है आगे की ओर और पश्चिमगामी का मतलब होता है पीछे की ओर। तो ये आगे की ओर और ये पीछे की ओर, तो इन दोनों में यही अंतर है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अग्रगामी। तो अग्रगामी में क्या होता है, ऐसी प्रत्यावर्ती राशि जो प्रत्यावर्ती राशि की अपेक्षा पहले अपने शिखर मान पर पहुंचे, मतलब कि सबसे पहले अपने जो मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचे तो लीडिंग क्वांटिटी कहलाएगी। कहने का मतलब यदि यहाँ पर एसी की जो वेव फॉर्म है ये अपने नियत समय पर मैक्सिमम पीक टाइम पर पहुंचती है तो क्या कहलाएगी, ये लीडिंग कहलाएगा। ठीक, इसे हम ग्राफ के रूप में समझे तो इस टाइप से समझ सकते हैं। ये जो साइन वेव है ये पॉजिटिव साइन और निगेटिव साइन, ठीक, और दूसरी एक साइन वेव है, ये दूसरी साइन वेव है, इस टाइप से हमने इसे बना दिए। ठीक है, तो एक है वोल्टेज का और एक है करंट का वेव शेप है। यदि वोल्टेज की वेव शेप जब यहाँ से हम इसे आगे बढ़ाते हैं तो ये जो वोल्टेज की वेव शेप क्या है, ये पीछे है, तो ये क्या हो जाएगा, लैगिंग हो जाएगा। और जब ये जो करंट की वेव शेप यदि आगे पहुंच रही है तो ये क्या कहलाएगी, लीडिंग कहलाएगी, मतलब आगे। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो ये यहाँ पर वोल्टेज की वेव शेप हो जाएगी वो पश्चिमगामी हो जाएगी और करंट की जो वेव शेप है वो अग्रगामी हो जाएगी। इस तरीके से दोस्तों आप इसे समझ सकते हैं। आगे देखेंगे हम प्योर रेजिस्टिव सर्किट। तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट क्या होता है, एसी सर्किट में यदि आप रेजिस्टेंस के रूप में यूज़ करेंगे तो वो प्योर रेजिस्टिव सर्किट ही यूज़ कर सकते हैं आप। तो इसमें क्या होता है, विद्युत धारा मतलब करंट और वोल्टेज हमेशा इन फेज में होते हैं। प्योर रेजिस्टिव सर्किट की यही क्वालिटी होती है कि करंट का मान और वोल्टेज का मान ये दोनों इन फेज में चलते हैं, मतलब साथ साथ चलते हैं, इन दोनों में टॉलरेंस नहीं होता, दोनों इन फेस में रहते हैं। दूसरी बात, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में विद्युत शक्ति की जो गणना है वो डीसी परिपथ की भांति की जाती है। मतलब प्योर रेजिस्टिव सर्किट में जो है आप एसी में जैसा गणना करेंगे वैसा ही डीसी में भी, डीसी सर्किट में वैसी ही गणना कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि जो प्योर रेजिस्टिव सर्किट है इसका पावर फैक्टर हमेशा यूनिटी होता है। तो सभी स्टूडेंट ध्यान दें, पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, हमेशा यूनिटी होगा, 1 होगा। ठीक है, पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, यूनिटी होगा। तो इस बात को भी ध्यान देना है सभी स्टूडेंट को। आगे देखेंगे हम इंडक्टर। इंडक्टर या चोक क्या होता है, तो इंडक्टर के बारे में हम जानेंगे। वैसे तो एसी कंडक्टर में हमेशा इंडक्टेंस विद्यमान रहता है, ये इंडक्टर या चोक कहते हैं इसको हम। तो प्रत्येक जितने भी एसी कंडक्टर है उसमें इंडक्टर हमेशा बना रहता है, विद्यमान होता है, क्योंकि जब आप किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करते हैं तो वो खुद का सेल्फ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है और इसके कारण वहाँ इंडक्टेंस पैदा होता है। तो जब चालक तार को कुंडली के रूप में लपेटकर एक नियत मान का इंडक्टेंस प्रस्तुत करने के लिए एक पुर्जे का रूप प्रदान किया जाता है तो उसे इंडक्टर या चोक कहते हैं हम। यदि किसी तार को हम कॉइल के रूप में लपेट दें और उसमें धारा प्रवाहित करें
तो ये क्या कहलाएगा, ये एक इंडक्टर के रूप में बिहेव करेगा, अर्थात एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करके ये क्या करेगा, किसी भी आयरन पीस को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा। यही काम है इंडक्टेंस का। आगे देखेंगे हम इंडक्टेंस क्या होता है। सभी स्टूडेंट ध्यान दें, एसी सर्किट का ऐसा गुण होता है जिसके कारण वह विद्युत धारा के मान में होने वाले परिवर्तनों का विरोध करे। क्या करे, करंट के मान में होने वाले परिवर्तन का यदि विरोध करे, मतलब करंट का मान यदि कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए और इसका यदि विरोध करता है तो यही इंडक्टेंस कहलाता है। और हर इलेक्ट्रिकल सर्किट में, एसी सर्किट में हम इसी का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि यदि एसी सर्किट का वह गुण जिसके कारण विद्युत धारा के मान में होने वाला बार बार यदि परिवर्तन होगा तो इंडक्टेंस के मान में चेंज आता है, और उसी से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका जो प्रतीक होता है वो एल होता है, और इसे हम हेनरी एच से शो करते हैं। तो जिस तरीके से हम रेजिस्टेंस को हम सीरीज या पैरेलल में कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं, वैसे ही इंडक्टर को भी जोड़ते हैं। तो इसका जो तुल्य रेजिस्टेंस क्या बनेगा, यदि सीरीज क्रम में हम इंडक्टर को जोड़ेंगे तो ये टोटल जो इंडक्टेंस हो जाएगा L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस अप टू LN तक, जितने आप इंडक्टर को कनेक्ट करेंगे तो ये सीरीज में इसका एक फार्मूला बन जाएगा। ये इसका एक फार्मूला है। वैसे ही पैरेलल में आप कनेक्ट करते हैं तो पैरेलल में क्या हो जाएगा, 1/LT इक्वल 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3 प्लस अप टू ये 1/LN तक जाएगा। तो इस तरीके से हम इस फार्मूले से है हम क्या कर सकते हैं, इंडक्टर का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के रूप में जान सकते हैं, और इसका यूज़ करके हम फार्मूले का यूज़ करके हम इंडक्टेंस का मान निकाल सकते हैं। यदि सीरीज इंडक्टेंस का मान निकालने का है तो इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, पैरेलल इंडक्टेंस का मान का है तो इस फार्मूले का यूज़ करेंगे हम।